प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल के साथ मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है आमिर मतीन और रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन मौजूआत पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल की मंजूरी, आमिर लियाकत समेत 5 हुकूमती मेंबरान इजलास से गायब। जबकि दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ने नून लीग के मेंबरान असम्बली की अदम शिरकत पर शहबाज शरीफ को आड़े हाथों ले लिया। क्या हुकूमत बजट इजलास में अपने पूरे नंबर शो करने में नाकाम हो गई? जबकि बलूचिस्तान असम्बली में अपोजिशन की शदीद हंगामा आराई के बाद पीटीआई अरकान ने सिंध असम्बली को अखाड़ा बना लिया। चारपाई बिस्तर के बाद ढोल बाजे भी ले आए। इसके अलावा बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान का बड़ा फैसला, बेचे गए सरकारी बैंकों से माफ कराए गए कर्जों की तफसीलात और नाम तलब। कर्जा माफी स्कैंडल एक बार फिर खुल गया, बैंकों से कर्जे माफ कराने वालों के गिर्द घेरा तंग। बैंक डूब गए मगर कर्ज माफी से सियासतदानों और बड़ी कारोबारी शख्सियात के कारोबार कैसे बच गए? कौन से बड़े बड़े मगर बच्चों ने कर्जे माफ कराए? काबीना की एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे मुल्क में तवानाई के शदीद बहरान ने अवाम के लिए खतरे की घंटी बजा दी। कराची की मकामी इंडस्ट्रीज ने सनतें बैरून मुल्क मुंतकिल करने की धमकी दे दी और हजारों मुलाजमीन बेरोजगारी के दहाने पर पहुंच जाएंगे अगर ऐसी सिचुएशन होती है। हुकूमत इस बात से बेखबर क्यों? इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आमिर मतीन साहब आपकी तरफ आऊंगी। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल की मंजूरी, हुकूमत के लिए ये कितना बड़ा, हालांकि बहुत केओस हुआ है आज इजलास में, लेकिन बहरहाल फाइनेंस बिल मंजूर कर लिया गया। और आज जो सिचुएशन थी उस पर ओवरऑल किस तरह से देख रहे हैं? आज वैसे मुकाबलतन केओस कम था। आज मुनासिब जो पिछले दिनों चलता रहा वो बहुत ज़्यादा था, आज बल्कि बेहतर था। बहरहाल जी, गवर्नमेंट का फाइनेंस बिल पास हो गया और जो इतना शोर मचाया जा रहा था, शहबाज शरीफ साहब 4 दिन तक यहाँ पे जो है ना उनकी तकरीर जारी थी और फिर उन्होंने बड़े बड़े दावे किए कि सीसा पलाई दीवार बन जाएंगे और बजट पास नहीं होने देंगे। फिर ये डराया जा रहा था, कॉन्स्पिरेसी थेरीज मार्केट में आ गई थी कि जी इस दफ़ा बजट ना यहाँ पास होगा ना पंजाब का होगा, और यहाँ का तो पास हो ही गया है तो पंजाब का भी अब मुझे कोई रुकावट नहीं नज़र आ रही। तो उसमें आज अपोजिशन के ऊपर ज़्यादा आ जाता है। हालांकि अगर क्योंकि अपोजिशन के बंदे बड़े कम थे, जो ये बजट बड़ा संजीदा मामला होता है और शो ऑफ पावर होती है, इस पे बहुत ज़्यादा नंबर देखे जाते हैं, नंबर्स गेम के। जनाब इस पर क्या मेजॉरिटी किसके पास कितने नंबर है, और ये नहीं आप बहाना बना सकते, गैर संजीदगी नहीं दिखा सकते कि जी वो हमारे लोग जो है ना कोई वहाँ गया हुआ था वहाँ गया हुआ था। 138 थे आज अपोजिशन के मेंबर्स, और बताया जा रहा है कि नून लीग के तकरीबन 14 थे जब शहबाज शरीफ साहब खुद नहीं आएंगे। और उस वक्त सुनना कहा जा रहा था कि गिनती के वक्त शायद उस वक्त शायद का खाना बासी साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वो भी गिनती के वक्त मौजूद नहीं थे। तो 14 लोग और नहीं थे, बहुत बड़ा नंबर है कि 14 लोग, और 2 एक पीपल्स पार्टी के भी नहीं थे, छोटी पार्टियों के JUI, जमात इस्लामी, अख्तर बेंगल, काफ़ी लोग नहीं थे। तो आप देखिए 138 का और 172 मेजॉरिटी के लिए चाहिए, 30-31 वोटों का फर्क था अपोजिशन का। अगर इनके नंबर्स पूरे होते तो सारा फोकस हमने यहाँ पे इस वक्त बात कर रहे होना था कि जी गवर्नमेंट की सिर्फ 172 वोट आए हैं, जमाली साहब की 1 वोट की मेजॉरिटी थी और ये भी 1 वोट की मेजॉरिटी से आज बजट इन्होंने फाइनेंस बिल जो है ना पास कराया। ये पूरी है नहीं, 172 चाहिए होती है ना, तो 172 एग्जैक्टली वही 1 वोट का आ गया ना। तो जब पहले थे 178 इमरान खान साहब ने लिए, 182 तक भी स्पीकर के उसमें 86 तक भी ले जाते रहे हैं, तो अब 1 वोट पे थे। हमने ये कहना था वरना, मगर क्योंकि उनके जो है ना 32-33 वोट कम थे, वो कम थे, तो सारा फोकस आ गया अपोजिशन पे। क्योंकि ये एक तरीकाकार रहा है कि ये बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, आगे धरने में भी कि जी डेटें दे देनी कि फलानी तारीख को गवर्नमेंट गिर जाएगी, फलानी तारीख को ये कर देंगे तो उसके बाद से जब आप बहुत ज़्यादा हाई पिच पे ले जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाते हैं टेंशन को, तो एकदम जब ना पूरा कर पड़े तो फिर वो एकदम नीचे गिरते हैं। और ये नीचे गिरे, ना सिर्फ ये कि नंबर्स गेम नहीं था, फिर जो बयानबाजी हुई कि बिलावल ने आज जो है सीधा अटैक बजाय इसके कि PTI पे करते, उन्होंने नून लीग पे कर दिया। उनका जी शहबाज शरीफ साहब ट्वीट्स भी चले और उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में कहा कि ये शहबाज शरीफ साहब जो है ये पता नहीं किस तरह का लीडर ऑफ दी अपोजिशन चला रहे हैं कि नंबर्स भी पूरे नहीं करते, गैर संजीदा है, बड़े सख्त अल्फाज किए।
और उसके बाद ज़्यादा ख़तरनाक बात हुई कि पहले ही आप देखें सेनेट के अंदर जो है अपोजिशन जो है डिवाइडेड हो गई हुई, वहाँ पीपल्स पार्टी वाले अलहदा बैठते हैं और नून लीग वाले अलहदा बैठते हैं, वो अपोजिशन यूनाइटेड अपोजिशन नहीं है। और ये पता नहीं कितने सालों बाद है कि डिवाइडेड अपोजिशन है, वरना हमेशा लीडर ऑफ दी अपोजिशन के पीछे सारी अपोजिशन इकट्ठी हो जाती है। आज जो है मोर और लेस नेशनल असम्बली में भी पीपल्स पार्टी ने ये ही दावा कर दिया या इंडिकेट कर दिया है। अभी मैं सुन रहा था काशीबाजी के प्रोग्राम में नबील गबोल साहब जो है ना, उन्होंने सीधा सा कहा है ये कि जनाब हम शायद अलहदा लीडर, अगर शहबाज शरीफ साहब का यही रवैया रहा तो हम नेशनल असम्बली में भी ना लीडर ऑफ द अपोजिशन इनको नहीं मानेंगे, अपना लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाएंगे। और JUI और बाकी इत्तेहादी जमातों के साथ जो PDM की वर्सेस वो हो गया हुआ है, तो वो एक डिवीज़न पहले ही आ गई भी है, तो ये इस बात का भी इम्कान अब हो सकता है। साथ उन्होंने एक और बड़ी ख़तरनाक बात की, उन्होंने कहा जी हम भी फिर वो जो है ना बाप को दोबारा बाप बना लेंगे। सेनेट में यही हुआ था ना कि जो बाप पार्टी के साथ मिलके वहाँ पे वोटों की गड़बड़ हुई थी, तो उन्होंने कहा जी बाप को मिलके, तो वो बड़ी माने खेज थी कि जिस तरह पीपल्स पार्टी वो इंडिकेट कर रहे थे कि जनाब हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है कि हमारी डील होगी है, हमारे हिसाब किताब ठीक है। तो वो जो नून लीग उन पे इल्ज़ाम, तो बजाय इसके कि ये PTI पे फोकस आता, बजट पे आता, बजट की कुछ जो खामियां हैं महंगाई के हवाले से, एम्बिशियस टारगेट्स के हवाले से, तो टारगेट एक दूसरे का हो गया है। सो अपोजिशन इस वक्त जो है मैं को इट वाज अ बिग डे फॉर PTI, तो एंड बैड डे फॉर अपोजिशन। अच्छा, आपस की लड़ाई एक तो सर ये बात, इसके अलावा मुंह के बल नीचे गिरी है अपोजिशन इस तरह की जो सिचुएशन है, इस तरह के नंबर के डेफिसिट के साथ। एंड सेकेंडली आज हमने देखा है एक चीज़ के ऊपर इत्तेफाक भी हुआ है, जहाँ पे इनके अपने मसले होते हैं वहाँ पे बड़े आराम से जो है वो जो वाउचर्स और एयर टिकट्स की बात पे जो बड़ा मसला है उसमें जो लोग नहीं बैठे आज, और फिनेंस बिल मंजूर हो गया और फिर बात करते हैं, तनकीद करते हैं PMLN भी और PPP भी, तो PPP की तो फिर तनकीद जायज़ है कि इस तरह से तो नहीं चलेगा। इसमें आपने कहा ना कि बड़ा हुकूमत के लिए बड़ा बिग डे था। मैं ये समझता हूँ 172 वोट लेना और उसको बजट को पास कराना उनके लिए भी बड़ा एक नैरो एस्केप था। अगरचे अगर 171 पे आ जाते ठीक है, बिल तो पास हो जाता कि उन्होंने ये तय कर ले कि आपके हाउस में उस वक्त कितने लोग मौजूद हैं तो आपको कितनी बर्तरी है। वो अखलाकी तौर पर तो 172 वोट आपको चाहिए थे, वो आपने ले लिए, लेकिन फिर भी हुकूमत के लिए वज़ीर आज़म साहब ने मेरा ख्याल अभी 176 लिए थे जब अभी एतमाद का वोट लेने के लिए, तो वहाँ से आपके बजट में से वो लोग भी जो हैं वो भी कम है। ये बर्डन जो होता है ना, ये पोजीशन पे नहीं होता कि बजट पास, सबको पता है कि पोजीशन के पास नंबर्स पूरे नहीं है, एवरीबॉडी नोज है। अगर नंबर्स पूरे हों, उनके पास 172 हूँ तो वज़ीर आज़म इमरान खान तो नहीं बैठे होंगे ना, वो तो फिर कोई और अपोजिशन का बंदा बैठा होगा ना। वो ठीक है, दावे वो बहुत बड़े कर देते हैं अपोजिशन, सिचुएशन नहीं दे पाए ना सर उस तरह। मैं वही बता रहा हूँ कि अगर आज उनके वोट हो भी जाते 160 भी हो जाते सपोजली, अगर आपको इतना फर्क पड़ा ना 14 और 18 से, फिर क्या होना था? फिर भी उनके 172 तो उनके पास मौजूद था, बजट तो आपका फिर भी पास हो जाना था। जो अच्छा काम आप कर सकते हो, टफ वो उसमें प्रोसीडिंग में हिस्सा लेके अच्छी तकरीरें कर सकते हैं, बजट को एवेल्युएट कर सकते हैं, उसकी बैड और उसके नेगेटिव एस्पेक्ट जो हैं वो आवाम के सामने ला सकते हैं। आवाम अगर हम ये तय करके बैठे मीडिया के लोग कि उन्होंने उनका बजट क्यों पास होने दिया, तो ये तो मेरी बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग है कि बजट हुकूमत का नहीं रोक सकते थे अनलेस हुकूमती बेंचेस में से कोई बहुत बड़ी रिवोल्ट हो। अभी कोई जहनी तौर पर तैयार नहीं है कि उन्होंने हुकूमत को गिराना है, इमरान खान साहब को आके हटाना है। इसके लिए ना बिलावल भुट्टो साहब राजी हैं, ना इसके लिए शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब राजी हैं। वो भी ये समझते हैं कि जब तक हाउस ऑफ शरीफ के लिए कोई मौका नहीं निकलता, मतलब इमरान खान को हटा के यहाँ ABCD लगा दे, उससे उनको आगे उनकी सेहत पे क्या असर पड़ना है, पोजीशन की सेहत पे। वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब का जो रोमांस था, इमरान खान साहब के दावे थे और इनके रोज़ाना की बुनियाद पे कोई ना कोई चीज़ें इनकी जो अपनी कही हुई हैं वो गलत साबित हो रही हैं। अवाम में इनकी पॉपुलैरिटी ग्राफ अगर मजीद इनका नीचे जाना चाहिए तो हमें क्या जल्दी, मतलब आज इलेक्शन हो जाए सपोजली, इससे नवाज शरीफ को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, मरियम को ज़ाती तौर पर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। रीज़न कि वो दोनों इस वक्त वज़ीर आज़म बनने की पोजीशन में नहीं है, दोनों इस वक्त बैंड हैं, दोनों इस वक्त पॉलिटिक्स से बाहर क्यों हैं, एक मुल्क से ये फरार हैं तो दूसरे जो हैं वो ज़मानत पे हैं। सो उनको ज़ाती तौर पर नहीं होता। सेम आपको पंजाब में कोई फ़र्क नहीं, बल्कि उनको तो चाहता है कि बुज़दार जैसा नलायक निकम्मा बिल्कुल वो मज़ीद हों, लोग और मीडिया जो है वो याद करें जनाब नवाज़ फैमिली हमजा को नहीं चाहेगी कि चीफ मिनिस्टर हो, अल्टरनेटिव लीडरशिप नहीं चाहेंगे, वो नहीं चाहेंगे। सो उनको सूट करते हैं। आज उनके लोग नहीं है अगर,
तो ठीक है, उनको आके सूट करते हैं। अच्छा, नवाज लीग ये समझती है कि इन्होंने सेनेट में हमारे साथ इन्होंने धोखा किया, वहाँ पे इन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी के वोट ले लिए और सेनेट में जाके इन्होंने जनाब वहाँ पे 7 लोगों का कहा जाता है कि शायद जानबूझ के उन्होंने आके उस तरह वोट जो है ना अपने उन्होंने आके मोहरें जो लगाई हैं, तो ये भी प्लान था कि आपने जितवाना था उनके आके कैंडिडेट को। सो दोनों को एक दूसरे पे एतराज़ात हैं और इसका कोई फ़ायदा नहीं होना था अपोजिशन को कि 160 इकट्ठे कर ले। हाँ, ये ज़रूर है, थोड़ा सा एक स्ट्रेंथ शो ज़रूर होती है इसमें, लेकिन उनका ना आना, स्पेशली शाहिद खान अब्बासी साहब का अगर वो नहीं है तो ये थोड़ी सी उनके नॉन सीरियस एटीट्यूड है। बातें बड़ी करते हैं, सारा दिन टीवी पे बैठ के वो बड़ा संजीदा मुंह बना के और लगते हैं मुफक्कर आजम है और सब कुछ जानते हैं, सारी की सारी बातें करते हैं। जनाब जिस दिन होता है, आप तो वजीर आजम हैं, आप हैं, बजट में हिस्सा लें, इकोनॉमिक साइड समझते हैं, बड़े आपने मुल्क को चला के देखा हुआ है, आपने एनर्जी का इतना बड़ा क्राइसिस है, उस पर आपके इनपुट की ज़रूरत है, आपकी कट मोशंस में आपकी ज़रूरत है, आप वहाँ पे आते नहीं हैं। उस शहबाज शरीफ साहब हैं वो नहीं आते, या दीगर इस तरह की चीज़ें, वो नॉन सीरियस एटीट्यूड इनका ज़रूर नज़र आता है कि इन्होंने आके तकरीरें करके वो सब कुछ कर रही है, लेकिन एटीट्यूड जैसे हुकूमत का हमने बजट के दिनों में देखा, शोर शराबा हंगामा किया, आगे उन्होंने पहले 3-4 दिन उन्होंने नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखाया। अब हम देख रहे हैं कि ये जो हैं अपोजिशन, इनको कम से कम वहाँ पे हाउस में पूरा होना चाहिए था, इनको मौजूद होना चाहिए था, चाहे बजट को रोक सकते थे या नहीं रोक सकते थे ये। ठीक है, और इसके अलावा ये जो सिलसिला आमिर साहब, क्योंकि अभी ब्रेक में थोड़ा टाइम है, तो ये भी देख लेते हैं कि जो सिंध असम्बली में एक तमाशा साजी रोज़ का एक एपिसोड है जो चलता है, आज उससे भी नेक्स्ट स्टेप चला गया जी, ढोल बाजे शुरू हो गए। सो क्विक कमेंट इस पे भी कर दे ब्रेक। ये सारा ही जो बजट का सीजन है, शुक्र है कि केपी से कोई इतनी ज़्यादा बुरी इतला नहीं आई है। सारे ही बजट सेशन जो हुए हैं बलूचिस्तान में, सिंध में, नेशनल असम्बली में, लगता है कि मुकाबला सा एक चला हुआ है कि जी हम ज़्यादा बदतमीज़ हैं या हम ज़्यादा ड्रामा कर सकते हैं। तो ये एक अनफॉर्चुनेट है, इसका क्या कहा जाएगा कि ये जो मैं तो पहले ही कहता हूँ कि वो जो फुल टाइम रवायती सियासतदान होते थे वो एक किस्म की उनके लिए एक जज्बे, अब देखें ना, खिदमत के जज्बे के तहत कहा जाता था इटली कि जनाब सियासतदान आते हैं कि यार लोगों की नुमाइंदगी की जाए, लोगों के मसाइल का हल किया जाए। जब आप टिकटें इस बुनियाद पे दें, पावर लॉबीज़ को दें और लोग इसलिए सियासत में आएँ कि माल पानी बनाया जाए, कर्जे माफ़ करवाए जाएं, ये अगले सेगमेंट में हम अभी तफसील बताने वाले हैं कि कैसे कर्जे माफ़ करवाए जाते हैं और कैसे वो जो है ठेके लिए जाते हैं। तो जब ठेकेदार, बिल्डर, ये पावर माफिया, सारी ये लॉबीज जब आ जाएंगी तो फिर ये मामलात ऐसे ही होंगे। ये गैर संजीदगी से कैसे सीरियसली ज़्यादा अपोजिशन का लॉस होता है इसमें हमेशा, चाहे वो सूबाई असम्बली हो चाहे यहाँ पे, कि लोग आपकी बात क्यों सुने अगर आप खुद इतने गैर संजीदा हैं कि आप असम्बलियों में आते ही नहीं हैं, और अगर आ जाएं तो फिर आप वहाँ बजाय इसके कि दलील से बात करें, संजीदा बात करें, इश्यूज़ पे बात करें, तो आप कभी चारपहियाँ उठा के जनाजे निकाल रहे हैं, तो कभी आप ड्रामे कर रहे हैं। तो ये एक बस क्या है, अनफॉर्चुनेट बैड शेप, बैड फेस ऑफ पॉलिटिक्स है, इस तरह नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से आमिर साहब ने इंडिकेट कर दिया, ब्रेक से आने के बाद जब बात करेंगे तो काबीना की एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे और जिनके कर्जे माफ़ हुए उनकी तफसीलात क्या हैं, नाम कौन कौन से हैं, ये आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक और बात करेंगे, क्लास साहब आपके पास आऊँगी, ये जो काबीना की एक्सक्लूसिव स्टोरी है उससे शुरू करेंगे डिस्कशन को दोबारा से। कर्जा माफ़ी स्कैंडल जो है वो एक बार फिर से खुल गया है, कौन कौन से नाम हैं जो रेडार पर हैं हुकूमत के? हम इस स्टोरी को फॉलो करते रहेंगे क्योंकि ये कैबिनेट ने खुद ही इसको उठाया है, तो इस पर ज़्यादा गौर व फिक्र होया नहीं है। ये देख लिए पलंदा, ये सारा, इसमें बड़े बड़े नाम हैं और ये नाम हुकूमत ने कहा है कि कैबिनेट ने फरमाया है कि हमें नाम दिए जाएं, उन्हें भी नहीं पता। बहरहाल इसमें बड़ी अच्छी खासी डिटेल्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं, किस किस ने कितने करोड़ों अरबों रुपए के कर्जे राइट ऑफ करवाए हैं। कुछ नाम आपके साथ आज भी शेयर करते हैं और हम कल भी करेंगे। ये स्टोरी वो है जिसको मेरा ख्याल मरने नहीं देना चाहिए, और क्योंकि हम बड़े सालों से इस स्टोरी को फॉलो कर रहे हैं मगर नतीजा नहीं निकला। मुझे इस स्टोरी में इसलिए भी ज़रा दिलचस्पी है कि मैंने ये स्टोरी की थी 2007 में, उस वक्त न्यूज़ में था, मैंने स्टोरी ब्रेक की थी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट आई थी जिसके तहत ये पता चला था 59 बिलियन रुपीज़ के करीब जनाब मुशर्रफ के दौर में लोन राइट ऑफ किया गया था। इस पर सुओ मोटो लिया था, मुझे भी नोटिस आया था, इफ्तिखार चौधरी साहब ने लिया था।
था, उन्होंने वहाँ से आके मंगवाई थी सारी डिटेल्स। बाद में यहाँ पे जस्टिस जमशेद अली साहब जो हैं उनका कमीशन बनाया गया, उन्होंने बैठ के इसको सारे का सारा चेक किया, उनकी कोई 2000 पेजेस की उनकी रिपोर्ट आई, उसमें पता चला जनाब कि 87 अरब रुपए जो है ना टोटल 71 से लेके 2007 तक माफ़ किए गए थे। और प्लस ये फिगर जो है ना बढ़ता गया, वॉल्यूम 2 में बड़ी डिटेल, वो वॉल्यूम 2 में बड़ी डिटेल्स हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी ये चलता रहा मुसलसल, 2007 के बाद सुबह मोटे मुझे भी नोटिस आते थे, इन्होंने 222 बेनिफिशरी उस वक्त लोन राइट ऑफ के थे, उनके नाम भरे हुए हैं उसमें लोन जिन बैंकों से माफ़ करवाए गए थे बिलियंस ऑफ रुपीज़ के, उसमें बैंक ऑफ खैबर था, हबीब बैंक थे, नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, पाक लिबिया होल्डिंग कंपनी, उसके बाद आपका NIB बैंक जो अब MCB है, इसके बाद SME बैंक और ज़राई तरक्याती बैंक जो है ना मेन ये थे जो उस वक्त की रिपोर्ट में उन्होंने किए थे। अब सोचना ये है कि ये क्या कर सकते हैं, और ये कौमी असम्बली में भी कई दफ़ा ये चीज़ें आ चुकी हैं। अब जो लास्ट वीक उस कैबिनेट मीटिंग हुई है तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बैंक लोन या राइट ऑफ पे इन्होंने फिर एक प्रेजेंटेशन दी है, वहाँ पे कैबिनेट को दी है, और उसमें बताया गया है, और तकरीबन 1 बिलियन रुपीज़ के करीब का ये लेकर गए हैं कि 4 बैंक्स इन्होंने वहाँ पे बताए हैं कि इन 4 बैंक्स ने ना वहाँ पे लोन जो है ना अपने इन्होंने राइट ऑफ किए हैं। उसमें ज़राई तरक्याती बैंक था, बैंक अल हबीब था, फिर बैंक इस्लामी था और हबीब मेट्रो था। इन 4 का इन्होंने यहाँ पे पेश किया, और इसमें ऑलमोस्ट 1 बिलियन के करीब इनकी अमाउंट बनते, जो कि पीनट्स है जो मैं बता रहा हूँ। उसमें क्वेश्चन रेज किया गया, कैबिनेट के मिनिस्टर जो बैठे हुए थे उन्होंने कहा जनाब हमें एक बात समझाएं कि ये जो हमें यहाँ पे इसमें पेश की गए हैं जी के फलां बैंक से इतने मिलियंस राइट ऑफ हुए, नाम तो इसमें किसी का नहीं है। उन्होंने सिंपल एक समरी बना के भेज दी थी और ब्रेकअप दे दिया था किसके। ये ब्यूरोक्रेसी के तो अपने तरीके होते हैं, जान छुड़ाने के निकम्मापन भी है। उस पर उन्होंने ये कहा कि जनाब कि आप इनके नाम भी दें जिन लोगों ने राइट ऑफ करवाए हैं। तो उस पर ये बात उनके सामने लाई गई कि बहुत सारे बैंक जो है इस वक्त प्राइवेटाइज हो चुके हैं, जिनके मैंने नाम भी लिए हैं, ये पहले हुकूमत के पास थे, इन्होंने उस वक्त माफ़ करवाए थे जब हुकूमत के पास थे। अच्छा, तो हमें आके वो नाम चाहिए। अब तो चलो प्राइवेटली हैं कि वो जब बैंक जाने और उनके काम जाने, एक सेक्शन खैर उसमें उन्होंने बताई भी है कि उसके तहत हम ले भी सकते हैं। अब ये उन्होंने कहा कि जब ये सरकारी बैंक थे, जो जिसको मैंने आपको नाम बताया, जिसमें आपका UBL आ जाता है, आपका MCB आ जाता है, या दीगर बैंक्स जिनके आ रहे हैं बड़े बड़े हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये हबीब बैंक था जैसे, जिसमें शेयर्स भी थे इनके, कि आप उस वक्त जब ये हुकूमत का हिस्सा थे और राइट ऑफ करवाए थे जिन लोगों ने, उनके नाम हमें दिए जाएं। अच्छा, हम वो नाम लेना चाहते हैं और हमें वो पता होना चाहिए। अब ये इन्होंने तय किया कि दोबारा एक तरह से ये पीछे चले गए हैं। 90s के ईरा में ज़्यादातर उस वक्त बैंक जो हैं उस वक्त प्राइवेटाइज किए गए थे, या बाद में 2000 में हमने देखा ये। अब वो उन नाम चाहते हैं जिसमें बड़े बड़े नाम हैं। अब इसमें 2-4 चीज़ें हैं कि कौमी असम्बली में या क्वेश्चन आवर में कई दफ़ा ये चीज़ें मंगवाई गई हैं। अब कैबिनेट ये फैसला कर लिया कि वो नाम आ जाएंगे, नाम कैबिनेट को भी दिए जाएं, और फाइनेंस कमेटी है जो इसकी पार्लियामेंट की, उसके सामने भी नाम पेश किए जाएं। मसला ये है कि हुकूमत ये फिर कोशिश करेगी कि जो बड़े बड़े बिग बिजनेसमैन है ना, उनके नाम सामने लाए जाएँ, और इनको नेम एंड शेम वो कहते हैं नेम एंड शेम द डेवल वाला हिसाब है कि उन लोगों को हम यहाँ पे बताएंगे कि कौन कौन इस मुल्क के कर्जे लूट कर खा गए। असल मकसद ये है, ये बताना इन नामों का। बाकी अदरवाइज ये नाम जो है ना सारे, ये बता रहा हूँ, ये हमारे पास हैं तो हुकूमत के पास, हुकूमत के ज़राए से हैं सारे। कौमी असम्बली भरी पड़ी है, आपने सेनेट की फाइनेंस कमेटी कौमी असम्बली में दी हुई है। मकसद ये, अब इसमें 2-3 बड़े कैच हैं। एक तो जैसे मैंने कहा पॉलिटिकली इस्तेमाल करना चाहते हैं इसको, ठीक है, ये अगेंस्ट अपोनेंट, इसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं, और इसमें नवाज शरीफ का ख़ानदान भी है, चौधरी परवेज अली साहब का ख़ानदान भी आ जाता है। अच्छा, नवाज शरीफ ख़ानदान की एक डिफरेंट स्टोरी, वो राइट ऑफ नहीं हुए। अच्छा, उन्होंने और तरीके से काम किया था, इत्तफाक के अगेंस्ट 4-5 बिलियन रुपीज़ लिया था, वो डिफरेंट स्टोरी मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें बड़े बड़े बिग बिजनेसमैन हैं, तो इमरान खान साहब ये वादा पूरा करना चाहते हैं, देखा जी हमने इनको एक्सपोज कर दिया, देखा जी हम इनका नाम सामने ले आए, ये छुपा के रखे हुए थे, कुछ छुपा के नहीं रखे हुए थे। ये जस्टिस उस जमशेद अली की रिपोर्ट में ऑलरेडी मौजूद हैं, कौमी असम्बली में सारे मौजूद हैं, ये हमारे पास ये थद्दा लगा हुआ है, आपके साथ नाम भी शेयर करते हैं। अब उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब ये चीज़ें डिस्कशन हो रही थी कि कैबिनेट के सामने राइट ऑफ होने के, सबसे बड़ी जो बिग बेनिफिशियरी है लोन राइट ऑफ का, वो है डॉक्टर फमीदा मिर्जा जी। जरा अब जरा देखें ना, जरा बाशो कमाल देखें इनके कैबिनेट के, देखें इनके लोगों को हमें बेवकूफ़ बनाने के, कि वो जो आपकी सबसे बड़ी बिग बिजनेस उन्होंने मिर्ज़ा शुगर मिलकर 84 करोड़ रुपया ये फमीदा मिर्ज़ा ने जब स्पीकर कौमी असम्बली थी इन्होंने माफ़ करवाए, इन्होंने राइट ऑफ करवाए। वो भी शामिल है, वो भी चुप करके बैठी रही हैं, उन्होंने नहीं इस पे बात की कि हजूर मैं उठ के चली जाऊं या मैं भी इसका हिस्सा हूं। इसके बाद जिनको सबसे बड़ा पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे इमरान खान का, पता है इन्होंने पार्लियामेंट्री इन्होंने जो अपना सेशन शुरू किया था 2002 में, इन्होंने पहला यहाँ पे आके स्टोरी कौन सी ब्रेक की थी, जो पहली थी
वो चौधरी परवेज इलाही, चौधरी शुजात और इनकी फैमिली पे इन्होंने बैंक कर्जे माफ़ करवाए थे। इनके बैंकों की कर्जों की दस्तावेजात हैं, इमरान खान साहब जो हैं पार्लियामेंट में लेकर आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक एक को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की थी। इसके बाद जहांगीर तरीन साहब का नाम है आमिर साहब इसमें, जो इनके इमरान खान साहब के सबसे बड़े वो रहे हैं। अब जो दो बड़े इनके अलाइज हैं वो इसके बेनिफिशरीज हैं। कुछ नाम मैं आपको पढ़ के देता हूँ, बाकी आपके साथ कल आपके साथ नाम शेयर करते जाएंगे। ये फहमीदा मिर्जा साहबा जनाब, इन्होंने मिर्जा शुगर मिल्क से जनाब इन्होंने जो MCB से इन्होंने कुछ 70 मिलियन के लोन इन्होंने राइट ऑफ करवाया एक एक से। फिर हबीब बैंक से इन्होंने कोई 143 मिलियन जो है इन्होंने वहाँ से राइट ऑफ करवाया। फिर इन्होंने जनाब एक आगे हबीब बैंक से एक और कर्जा 229 मिलियन का और करवाया। और ये उनके हैं फहमीदा मिर्जा साहबा के मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने 3-4 बैंकों से राइट ऑफ करवाया। इसके बाद जनाब इसमें जहांगीर तरीन साहब का नाम आ रहा है, इन्होंने 247 मिलियन रुपीज़ के कर्जे इन्होंने माफ़ करवाए। इसके बाद जनाब आप ये PML नवाज के मेरा ख्याल होते परवेज़ मलिक साहब हैं, इन्होंने अच्छा अली परवेज़ का नाम भी आ रहा है जो इनके इस वक्त वो है कौमी असम्बली के मेंबर हैं, ये भी लोन राइट ऑफ करवाने में इनका नाम आ रहा है। 152 इनका बेटा है इनका परवेज़ मलिक साहब का, वैसे बड़ा इंटेलिजेंट लड़का है। परवेज़ मलिक साहब भी मैंने उनकी बेगम साहबा भी और बेटा भी ये अली परवेज़ साहब जो है ना, इनका भी लोन राइट ऑफ का नाम आ रहा है 152 मिलियन। इस पे कोई अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं, मोर देन वेलकम। सरदार जाफर खान लगारी साहब, ये PML, ये मेरा ख्याल इस वक्त ये PTA के मेंबर हैं। इन्होंने जनाब को 3-4 मिलों से इन्होंने करवाया हुआ है, इन्होंने बैंकों से लोन अपना। एक में इन्होंने 304 मिलियन तो एक में करवाया है। अच्छा चौहान अली ना, उसके बाद कुर्बान अली चौहान साहब हैं, उनका नाम आ रहा है। अच्छा महर या दस्तगीर लक ये आ रहा है, इनका नाम आ रहा है जनाब। इन्होंने इंडस शुगर मिल के नाम पे 53 मिलियन इन्होंने करवाया था। जाफर खान लगारी साहब ने 121 मिलियन का हबीब बैंक से और इन्होंने आकर लोन राइट ऑफ करवाई है। मैं आपको सिर्फ पीनट्स बता रहा हूँ, आपको डिटेल बाकी मजीद भी दे दें कि कौन सा पाकिस्तानी सियासी खानदान है जिसने लोन राइट ऑफ नहीं करवाया। सो ये सारे नाम मैंने कहा कि वैसे सबसे पहले तो इमरान खान साहब को एक्शन लेना है, रिकवरी करने, तो फहमीदा मिर्जा से शुरू करें। फिर जिनको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे परवेज अली साहब, उन्होंने पूरे घरानों ने उन्होंने बैंक लूटे हैं, बैंकों से लोन राइट ऑफ करवाए, उनसे करवाएं। जाफिर खान लगारी साहब आपकी उसमें पार्टी में बैठे हुए हैं। ये तरीन साहब हैं, उसका जहांगीर तरीन का नाम आया, मैं नहीं कह रहा डॉक्यूमेंट्स में। बाकी जो है ना आज के लिए इतना काफ़ी है। ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना सारे, ये हमारे इमरान मगराना साहब जो है ना बड़ा अच्छा वो रिपोर्टर है, आज उनकी फिर मैं ड्यूटी लगाऊंगा कि कागजात में घुस जाओ और बड़े बड़े नाम करो। कल और नाम शेयर करेंगे आपके साथ। ठीक है, इस सिलसिला चलता रहेगा। आमिर साहब क्विकली अगर आप कमेंट करना चाहें। मैं 2-3 चीजें इसमें एक्सप्लेन कर दूं। पहली बात ये है कि जो कर्जे हैं ये बैंकों के नहीं होते, ये डिपॉजिट जो है ये पब्लिक मनी है। ये आपके और मैंने जो बैंकों में पैसे जमा करवाए होते हैं वो कर्जे दिए जाते हैं, तो ये हमारा पैसा है, बैंकों का पैसा नहीं होता। दूसरा ये है कि ये दुनिया भर में एक असूल होता है कि देयर इज़ नो परमानेंट राइट ऑफ। परमानेंट राइट ऑफ नहीं होता, कई दफ़ा विलफुल डिफ़ॉल्ट होता है, कई दफ़ा विलफुल नहीं होता, जान के किया जाता है या नागानी कोई आफत आ जाती है, कारोबार नहीं चलता। मगर जिसने कर्जा देना होता है ये वो उसके ऊपर वो कर्जा रहता है। ये नहीं कर सकता कि यहाँ कर्जा माफ़ करवा लूँ इस दुकान को तो मैं अगली दुकान खोलूँ। ये तमाम जो पॉलिटिशियंस हैं ये इन्होंने ये किया हुआ है कि इन्होंने परमानेंट राइट ऑफ पाकिस्तान में, मुझे ये ज़्यादा हासिल है कि मैं एक दफ़ा इसके ऊपर पूरा लॉ मिनिस्ट्री से वो करवाया गया, लॉ मिनिस्टर साहब के साथ एक मिलके कि जनाब ये पता तो करें कि कानून बताएं जहाँ के परमानेंट राइट ऑफ हो। वो बेचारे लॉ मिनिस्टर साहब फारिग हो गए। सर आयरॉनिकली इंडिविजुअल्स को नहीं है ये तो इन्हीं के लिए एक्सेप्शन है कि ये जो है परमानेंट उसका नहीं है। दूसरा आइन के अंदर एक चीज़ है कि डिस्क्वालिफिकेशन क्लॉज में कि 20 लाख से ज़्यादा कोई कर्जा किसी ने अगर माफ़ कराया है फॉर वट एवर रिविजन्स, जो भी वजह हो विलफुल या अदरवाइज, वो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता। तो ये जब इलेक्शन के मौके पे इलेक्शन कमीशन के पास ये आता है तो ये इन्होंने चलाकियां करके जी हम डायरेक्टर नहीं थे या हमारा ये था वो था, राइट ऑफ हो गया, वो बैंक से लेके आ जाते हैं। दुनिया भर में चाइना के अंदर जिसके अंदर जो डिफॉल्टर है उसके बेसिक राइट्स ही नहीं है। इंडिया ने भी अभी रिसेंटली किया है कि जिन्होंने राइट ऑफ करवाए हुए हैं उनको ट्रैवल की फैसिलिटी नहीं है या उनकी ब्ला 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 3-4-5 चीज़ें, वो कारोबार नहीं कर सकते, SCCP के मेंबर नहीं बन सकते, रजिस्टर नहीं हो सकते। तो ये पटारी जो है पाकिस्तान के अंदर अरबों खरबों रुपए के ये फिगर्स हैं। बड़ी अच्छी बात है, ये नाम लेके आएँ, नाम लेके आने के साथ इस मसले का हल निकालें
कि जनाब परमानेंट राइट ऑफ नहीं है, आपने जो रियासत का, कौम का, हमारा पैसा देना है वो आप दें, उसके बाद दोबारा कारोबार शुरू करें या दोबारा सियासत में आए, वरना नहीं आ सकते। बिल्कुल, ये क्लीन चिट मिलने का सिलसिला खत्म होना चाहिए और इसके अलावा पीटीआई गवर्नमेंट को स्पेशली ये जो रवायत है कर्जा माफी की, उसके लिए कुछ करना चाहिए। अब अगर नोटिस लिया है तो इससे कुछ निकलना चाहिए, हम भी देखना चाहते हैं। और ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद बात करेंगे जो मुल्क में तवानाई का बहरान है और उसके असरात आना शुरू हो गए हैं, क्या असरात आए हैं, डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक और बात करेंगे तवानाई के बहरान की। और तवानाई का बहरान अपने असरात दिखाना शुरू हो गया है। कराची में कुछ सनतें हैं जिन्होंने इस तरह की धमकी दी है कि वो जो अपनी जो कारोबार हैं वो यहाँ से लेकर बैरून मुल्क चले जाएंगे और उसके नतीजे में ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मुलाजमतों का एक बहरान पैदा हो सकता है और भी इससे जुड़े इम्पैक्ट्स हैं, उसको जानते हैं। आमिर साहब ज़रा रोशनी डालिएगा इस पर। जी बिल्कुल, इंडस्ट्री पे गवर्नमेंट का अब इतना ज़्यादा फोकस आ रहा है, बजट का सारा वो कहते हैं कि जी बजट जो है ना ये आपके कारोबार को तहरीक देगा और इसके ज़रिए, तो पहले दिन से ही जो है ये जब ये आज पास फाइनेंस बिल किया गया है और कराची में जो कि आपका मेन पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, वहाँ पे गैस की वजह से सारे कारखाने बंद हैं और सिर्फ आपकी एक्सपोर्ट्स का 7 दिन तक भी अभी सिलसिला जारी रहेगा कि कम से कम 5-7 दिन जारी रहेगा, ज़्यादा भी बढ़ सकता है कि ये उसका नुकसान। और जाहिर है फिर इंडस्ट्री जो है ना वो एकदम से वो बड़ी कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में होती है। वो उन्होंने बेचारे ने धमकी देनी है, पैरल्स वालों ने कहा है कि हम फिर क्या करें, बांग्लादेश चले जाएं तो वियतनाम चले जाएं, ये तो नहीं कर सकते कि कारखाने बंद हों, लोगों को तनख्वाहें देनी होती हैं। ये सिर्फ कारखानों की इंडस्ट्री का नहीं है, आज लोगों को तकलीफ बरसानी, हम तो कई दिनों से शोर मचा रहे थे और ये सिर्फ मीटिंगें शीटिंगें इन्होंने कर दी, मगर नतीजा नहीं, आज लोगों को तकलीफ पहुंचनी शुरू हुई है। कुछ जगह 2 घंटे, कुछ जगह 4 घंटे, पता नहीं आपके कितने घंटे हैं। इस्लामाबाद में शायद अभी भी कम है, बाकी पूरे मुल्क में ये सिलसिला शुरू हो गया है और आइंदा आने वाले दिनों में बढ़ जाएगा। इशू ये है कि कोई बंदा नहीं फारिग किया गया और जो हमाद अजहर साहब हैं वो मुनाजरे करते फिर नज़र आ रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब और वो कह रहे हैं जी साहब हमारा जानू जर्मन जो है ना हमारा जीत गया है, जानू जर्मन को उन्होंने जिता दिया है कि ठीक है जनाब, आपका आर्गूमेंट कि उन्होंने फर्नेस तेल आपसे ज़्यादा इस्तेमाल किया होगा, वो जो फिगर्स लेके आ गए हैं, पर बहरहाल ये इससे बड़ी कोई नालायकी नहीं है कि 4 बड़े क्राइसिस एक ही वक्त पे आ जाएं। एक ही वक्त पे आपकी जो है मरम्मत के लिए एलएनजी का जहाज़ चला जाए, एक ही वक्त पे आपकी गैस फील्ड लोकल जो है वो मरम्मतें चली जाएं, एक ही वक्त पे तरबेला की टरबाइन मरम्मत के लिए चली जाए, एक ही वक्त में आपका फर्नेस ऑयल जो मंगवाना था, जो आपको 2-1 महीने से इस तरह चल रहा था, कम से कम फर्नेस ऑयल ठीक है महंगा है, लोगों को मुश्किल में मिलेगी, महंगी बिजली मिलेगी, मगर फर्नेस ऑयल भी मौजूद नहीं है। सो ये 4 चीज़ें का होने का हमाद अजहर साहब बहरहाल 2-4 महीने से थे, उनकी जिम्मेदारी है, ये कम से कम खुद नहीं है। तो वो जो पुराना तरीका है कि नीचे से SHO 2 फारिग कर दिए जाते हैं IG को बचाने के लिए, हमें वही तसल्ली दे दें कि जनाब एक्शन लिया गया है, फारिग किया गया है। और उस पर तकलीफ मजीद ये होती है, एक तो बिजली नहीं है, ऊपर से गैस नहीं है, गर्मियों के ये वाले महीने हैं और अभी भी माल पानी फर्नेस में तो बनाया जा रहा है। लेटेस्ट खबर आपको दे दूँ आज कि ये कल जो है इन्होंने LNG के जो कार्गोज लिए हैं वो अगेन लेट लिए हैं। वो इन्होंने जो 29 जुलाई के लिए लिए हैं वो $11 के इंडिया ने एक हफ्ता पहले लिए हैं, एक हफ्ता इन्होंने 14 डॉलर के क्लास 12 और 14 के दरमियान एवरेज रेट जो है ना $14 का भी लिए हैं। तो अगेन जो है वो सिलसिला कि ये इनसे नहीं हैंडल हो रहा, निज़ाम बनाने की ज़रूरत है कि ये डिसीजन ठीक हो, क्योंकि कंपैरिजन आता ना 1 मिनट में पता चल जाता है कि इंडिया ने कितना लिया, हमने कितना लिया, एक ही मार्केट है। तो अभी भी वही सिलसिला, पैसा वो ठीक है कि जी हम कह लेते हैं कि जी बारिशें लेट हुई, गर्मी पड़ी, झील में पानी नहीं है, ये मान लेंगे। जब ये पता हो कि जनाब लोग पैसे भी बना रहे हैं और फिर भी बिजली भी नहीं मिल रही है, तो फिर बहुत ज़्यादा ये गर्मी बर्दाश्त करना फिर जो है ना बहुत तकलीफ दे हो जाता है।
और ना सिर्फ गर्मी बर्दाश्त करना तकलीफ दे हो जाता है, बल्कि क्लास साहब जिस तरह से ये पीटीआई गवर्नमेंट कहती है कि इंडस्ट्रीज़ के लिए हमने इतना काम किया, इंडस्ट्रीज़ को इतना सपोर्ट किया है, तो ये इंडस्ट्रीज़ को जो सपोर्ट है अगर वो इनडायरेक्टली एनर्जी क्राइसिस से इंडस्ट्री ही खतरे में पड़ जाए, सनतें कारखाने खतरे में पड़ जाएँ और लोग इस पर मजबूर हो जाएँ कि मुलाजमीन को फारिग करें, अपने ऑपरेशन उठाएँ, दूसरे मुल्कों में चले जाएँ, तो व्हाट काइंड ऑफ इंडस्ट्री ग्रोथ इज दिस? इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत सिर्फ एक इंडस्ट्री पे तवज्जो दे रही है, वो हैं बिल्डर्स, वो हैं ठेकेदार और हाउसिंग सोसाइटीज़। इस वक्त आप नोट कर लें, सबसे बड़ी जो तवज्जो है ना, इवन जो बिजनेसमैन है, जो आपके टेक्सटाइल के वो बड़े बड़े यूनिट्स वाले हैं, सीमेंट वाले हैं, कपड़ा बनाने वाले हैं, जूते बनाने वाले हैं, वो उन्होंने कहा जनाब छोड़ें, इसमें प्रॉफिट कम है। वो सारे के सारे अभी जो हम रोते रहते हैं रूडा की जिसकी बात करते हैं, बाद में चले गए हैं कि एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स आ गई, वो सारे पाकिस्तान के टेक्सटाइल टाइकून्स उसमें चले गए, सारे के सारे लोग अब ये प्लाट बेचेंगे। और क्यों कि इमरान खान साहब ने सबसे ज्यादा उसमें आके उन्होंने ब्लैक मनी को वाइट करने का इन्होंने वो दिया है, उसी में इंसेंटिव दिए हैं। उन्होंने कहा कि आपके सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा, ये तो सारे ब्लैक मार्केटर हैं। आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो है, इनके खिलाफ रिपोर्ट आई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, हमने दी हुई है। एक्सपोर्टर जो है हमारा इतनी बड़ी चोरी करते हैं, सबकी नहीं बात कर रहा, जो मतलब अच्छे लोग भी होंगे यकीनन इसमें, कि जो पैसा कमा रहे हैं बाहर, वो पाकिस्तान वापस लाने की बजाय उससे प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। ये इधर से डॉलर को वो करवा लेते हैं, ऊपर ले जाते हैं, रुपीज़ को कम कराते हैं कि जनाब हमारी ट्रेड बढ़ेगी, हमारे डॉलर्स बढ़ेंगे। वही डॉलरों से बैरून मुल्क की जदादें खरीदते हैं। ये पनामा में इनके नाम थे सबसे ज्यादा। उधर से जो पैसा इन्होंने ब्लैक मनी के जरिए कमाया हुआ है, उन्हें पता चला है कि इमरान खान साहब ने हाउसिंग सेक्टर में ब्लैक मनी वो कर दी है, उसको इन्होंने एमनेस्टी दे दिया कि भाई साहब ये दिसंबर तक जितने लोग यूज कर सकते हैं, उसमें सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछेगा। तमाम के तमाम जो सेठ हैं उन्होंने पैसा उठाया है, वो जनाब रूडा में घुस गए। उन्होंने कहा जनाब हम भी यहाँ पे बहुत बड़ा शहर कायम करेंगे, हम भी यहाँ पे कोई 1.25 लाख एकड़ जमीन एग्रीकल्चर में हम भी मलिक रियाज बनेंगे, हम भी बहुत बड़े टैकून बनेंगे। आप हुकूमत की अक्लमंदी देखें, ये सूट करता है आपको कि आप उनसे जो सेक्टर जिनमें वो बैठे हुए हैं उनको वहां से ला के उन पे फाइलें बिचवाएंगे, प्लाट बिचवाएंगे। मैं आपकी ऐड करना चाह रहा था कि फिर ब्लैकमेल कर रहे हैं ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि उन्होंने नस्ला टावर कराची में और इस तरह के तमाम जो नाजायज़ कब्जे हैं उसके खिलाफ जो फैसला दिया है कि जनाब ये आप नहीं कर सकते। आज सारे पाकिस्तान के बड़े बड़े अखबारात में इतने इतने बड़े इश्तिहार हैं कि जनाब वो सब बिल्डर्स इकट्ठे हो गए हैं और वो बिल्डर्स की लिस्ट रख लें। आबाद के अंदर वही हैं जो एप्टमा के अंदर भी हैं, वही हैं जो सारे, आप सही कह रहे हैं कि इनको आ गया कि जनाब अगर टेक्सटाइल करने ना तो साथ में बिल्डर होना बड़ा जरूरी है। यहाँ की जो ब्लैक मनी है वो वहाँ से इस्तेमाल है, वो वाइट करना है और पैसा भी कमाओ और वो भी है, और साथ में इश्तिहार दो जी, प्रेशर करो और ब्लैकमेल करो। चीफ जस्टिस मैं तो समझता हूँ कि फैसलों के खिलाफ ठीक है आप अपील कर सकते हैं, सारा कर सकते हैं, मगर पैसे का इस्तेमाल करके आप लॉबिंग करना, तो हमें तो हम डरते हैं कि जी सब जुडिस मामला है, अदालतों को इस तरीके से इश्तिहारों के जरिए ब्लैकमेल करना, इसको भी चीफ जस्टिस साहब को नोटिस। इसमें एक और चीज़ है जो मेरा ख्याल है, अगर मैंने नहीं पढ़ी तो मुझे प्लीज़ करेक्ट मी, सिर्फ उस बिल्डर के उस इमारत के खिलाफ तो एक्शन नहीं होना चाहिए। बाज़ दफ़ा जो लोग होते हैं उन्हें भी यहाँ पे डाज किया जाता है। जो बिल्डर जिसने तमीर की है वो आपका कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी या दीगर जिन्होंने उसको अप्रूवल दी है, उनके अफसरान को भी अगर आप नहीं जेलों में भेजेंगे, उनकी प्रॉपर्टी उनकी कन्फिस्केट करवाएं कि जो लोग वहां पे रह रहे हैं टावर में, उन्होंने तो खरीदे 20-20 लाख रुपए का फ्लैट खरीदा है, जो लेके पैसे लेके उनसे 20-20 लाख रुपए तकरीबन करोड़ों रुपए बनते हैं। अब उनकी वो जो है मुतासरीन है उनकी भी सुननी जानी चाहिए। बात समझ में आती है कि गैर कानूनी बिल्डिंग की इजाजत किसने दी है, वो कंट्रैक्टर जिसने वहां पे बनाई है, उन दोनों को तो कुछ नहीं कहा जा रहा। वहां पे जो लोग रहते हैं उनको तो उठा के बाहर फेंक दिया, उनके करोड़ों रुपए लेके वो साइड पे जाके किसी और जगह पे इमारत खड़ी कर लेंगे, वहां पे बेचना शुरू कर देंगे। सो अगर अदालत ने अब तक ये काम नहीं किया तो मेरा ख्याल है ये चीज उनको देखनी चाहिए कि बिल्डर कौन था। ये जो किया जा रहा है क्लास साहब, वहाँ 300-400 हजारों बिल्डिंग्स हैं, उनको नजर आ रहा है कि इस बिल्डिंग को रोकेंगे तो बाकी बिल्डिंगें बचेंगी, इसलिए सारा ये प्रेशर डाला जा रहा है। ठीक है, प्रेशर डाला जा रहा है और जरूरी ये है कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है उनसे जवाब मांगा जाए। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।